करंट अफेयर्स देखते हैं 12 अगस्त 2026 का। पहला प्रश्न है, 11 अगस्त को महान स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस का शहादत दिवस मनाया जाता है। उन्हें किस घटना में शामिल होने के कारण मात्र 18 वर्ष की आयु में 11 अगस्त 1908 को फांसी दी गई थी? ए, काकोरी ट्रेन एक्शन, बी, मुजफ्फरपुर बम कांड, सी, लाहौर षड्यंत्र केस, या डी, अलीपुर बम कांड में? तो उनको किस घटना में फांसी दी गई? फांसी दी गई थी, तो उनको फांसी दी गई थी मुजफ्फरपुर बम कांड के में। कब दिया गया था? ये 18 वर्ष की आयु में 11 अगस्त 1908 को फांसी दी गई थी। ग्यारह अगस्त 1908 को भारत के सबसे युवा क्रांतिकारियों में से एक खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर बिहार में पड़ता है ये अत्याचारी प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट किंग्स फोर्ड की गाड़ी पर बम फेंकने के आरोप में फांसी दी गई थी। इस घटना में उनके साथी प्रफुल्ल चाकी भी शामिल थे, जिन्होंने पकड़े जाने से पहले खुद को गोली मार ली थी। खुदीराम बोस भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अमर शहीद माने जाते हैं। 2 नंबर प्रश्न देखते हैं, 12 अगस्त को मनाए जाने वाले विश्व हाथी दिवस की पूर्व संध्या पर भारत में हाथियों के संरक्षण की स्थिति चर्चा में है। भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? ये प्रोजेक्ट एलिफेंट किस वर्ष में शुरू हुआ था? ए, 1973 में, बी, 1992 में, सी, 2002 में, या डी, 2010 में? तो इसकी शुरुआत हुई थी ये 1992 में। किसकी? प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत हुई थी 1992 में। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा फरवरी 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य एशियाई हाथियों के प्राकृतिक आवासों का संरक्षण करना, मानव हाथी संघर्ष को कम करना और अवैध शिकार को रोकना है। भारत में एशियाई हाथियों की दुनिया की लगभग भारत में एशियाई हाथियों की दुनिया की लगभग 60% से अधिक आबादी पाई जाती है। कर्नाटक में हाथियों की संख्या देश में सर्वाधिक है। किसमें? कर्नाटक में क्या है? हाथियों की संख्या सर्वाधिक है देश में। 3 नंबर प्रश्न देखते हैं, इसरो द्वारा सूर्य के वायुमंडल और सौर गतिविधियों का अध्ययन करने के लिए भेजे गए भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1 को पृथ्वी से कितनी दूरी पर स्थित लैग्रेंज पॉइंट में स्थापित किया गया? ए, 1.5 मिलियन किलोमीटर, बी, 3.0 मिलियन किलोमीटर यानी पॉइंट L2 पॉइंट पे, बी, सी, 5.0 मिलियन किलोमीटर पे, या डी, 10.0 मिलियन किलोमीटर यानी कि L5 पे? किस पॉइंट पे है इसको? लैग्रेंज पॉइंट कौन सा इनका? ये L1 पॉइंट पे इसको स्थापित किया गया, यानी कि 1.5 मिलियन किलोमीटर पर स्थापित किया गया है इसको, आदित्य L1 को। आदित्य L1 भारत की पहली अंतरिक्ष आधारित सौर वेधशाला है। इसे पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर स्थित प्रथम लैग्रेंज बिंदु के चारों ओर एक हेलो ऑर्बिट में स्थापित किया गया है। L1 बिंदु पर सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का संतुलन बना रहता है, जिससे उपग्रह बिना किसी ग्रहण के लगातार सूर्य का अवलोकन कर सकता है। 4 नंबर प्रश्न देते हैं, नीति आयोग द्वारा देश के सबसे पिछड़े जिलों के त्वरित विकास और कायाकल्प के लिए संचालित आकांक्षी जिला कार्यक्रम यानी कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम यानी कि ADP की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? ए, 2015 में, बी, 2018 में, सी, 2020 में, या डी, 2022 में? कब इसकी शुरुआत की गई? आकांक्षी जिला कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी ये 2018 में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जनवरी 2018 में आकांक्षी जिला कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। इसके तहत देश के 112 सबसे पिछड़े जिलों को चिन्हित कर स्वास्थ्य और एवं पोषण, शिक्षा, कृषि एवं जल संसाधन, वित्तीय समावेशन और बुनियादी ढांचे जैसे 5 प्रमुख क्षेत्रों में त्वरित सुधार का लक्ष्य रखा गया है। इसी की सफलता के बाद इसकी इसकी सफलता के बाद 2023 में आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम की शुरुआत किया गया था।
5 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारत में अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्र भूमियों के संरक्षण हेतु रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी है? 85 है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक रामसर स्थल है? ए उत्तर प्रदेश में, बी तमिलनाडु में, सी केरल में या डी मध्य प्रदेश में? कहाँ पे? ये तमिलनाडु में सबसे ज्यादा रामसर स्थल है। भारत में वर्तमान में कुल 85 रामसर स्थल में है। अब रामसर स्थल है। तमिलनाडु 16 रामसर स्थलों के साथ देश में पहले स्थान पर है, जबकि उत्तर प्रदेश 10 रामसर स्थलों के साथ दूसरे स्थान पर है। 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में आर्द्रभूमि संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय संधि अपनाई गई थी। इसलिए प्रतिवर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। 6 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी कि एनपीसीआई ने यूपीआई को वैश्विक स्तर पर स्वीकार्य बनाने और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में विस्तार हेतु अपनी किस पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी का गठन किया? ए एनपीसीआई ग्लोबल पेमेंट्स, बी एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड, सी यूपीआई ग्लोबल लिमिटेड या डी एनपीसीआई वर्ल्ड डिजिटल का? किस कंपनी का गठन किया इसने? ये कंपनी एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड का। एनआईपीएल को अप्रैल 2020 में एनपीसीआई द्वारा अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में स्थापित किया गया था। इसका मुख्य कार्य भारत की स्वदेशी डिजिटल भुगतान प्रणालियों जैसे यूपीआई और रुपे को विदेशी देशों जैसे फ्रांस, यूएई, सिंगापुर, नेपाल, श्रीलंका, मॉरिशस आदि में लागू करना और सीमा पार लेन देन को आसान बनाना है। 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा स्वीकृत इंडिया एआई मिशन का कुल बजटीय परिव्यय कितना निर्धारित किया गया है? ए 5,000 करोड़ रुपए, बी 10,372 करोड़ रुपए, सी 15,000 करोड़ रुपए या डी 20,000 करोड़ रुपए? तो कितना स्वीकार किया गया? ये 10,372 करोड़ रुपए स्वीकार किया गया है। भारत सरकार ने देश में एआई इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए 10,372.15 करोड़ के इंडिया एआई मिशन को मंजूरी दी है। इसके तहत 10,000 से अधिक जीपीयू वाली एक विशाल कंप्यूटिंग संरचना, स्वदेशी लार्ज लैंग्वेज मॉडल का विकास, एआई स्टार्टअप और फंडिंग और डेटा प्लेटफॉर्म्स का निर्माण किया जा रहा है। 8 नंबर प्रश्न देखते हैं। हाल ही में प्राकृतिक आपदाओं के दौरान त्वरित प्रक्रिया और अग्रिम चेतावनियों के कारण चर्चा में रहे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ए केंद्रीय गृह मंत्री, बी भारत के प्रधानमंत्री, सी पर्यावरण मंत्री या डी रक्षा मंत्री? कौन होता है? ये होते भारत के प्रधानमंत्री होते हैं इसके पदेन अध्यक्ष, यानी कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। एनडीएमए यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी भारत में आपदा प्रबंधन के लिए शीर्ष वैधानिक निकाय है। इसका गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत किया गया था। भारत के प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। राज्यों में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुख्य प्रमुख संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी की जाने वाली वार्षिक मानव विकास रिपोर्ट में मानव विकास सूचकांक की गणना में निम्नलिखित में से कौन सा आयाम शामिल नहीं है? ए दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन स्वास्थ्य, बी ज्ञान तक पहुंच शिक्षा, सी एक सभ्य जीवन स्तर प्रति व्यक्ति आय या डी पर्यावरण स्वच्छता और वायु गुणवत्ता? तो कौन शामिल नहीं है? ये शामिल है पर्यावरण स्वच्छता और वायु गुणवत्ता, एचडीआई में शामिल नहीं है। मानव विकास सूचकांक की गणना 3 प्रमुख आयामों और 4 संकेतों के आधार पर की जाती है। पहला है स्वास्थ्य, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष और स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष। तीसरा है जीवन स्तर प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय। ये आधार है इसके 3। पर्यावरण गुणवत्ता सीधे एचडीआई के बुनियादी सूत्र का हिस्सा नहीं है। 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारतीय सेना और
की सेना के बीच भारतीय सेना और श्रीलंका की सेना के बीच आयोजित होने वाले वार्षिक द्विपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास का क्या नाम है? ए संप्रति, बी मित्र शक्ति, सी गरुड़ शक्ति या डी सूर्य किरण। क्या है इसका? तो ये है मित्र शक्ति, ऑप्शन बी। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित होने वाला एक प्रमुख द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। इसका उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच आतंकवाद विरोधी अभियानों और अंतर संचालनीयता को बढ़ावा देना है। नोट देख लेते हैं, भारत और श्रीलंका के बीच नौ सैनिक अभ्यास का नाम क्या? सीएनएक्स, श्रीलंका इंडिया एक्सरसाइज। 11 नंबर प्रश्न देखते हैं, किसानों को उनके कृषि उपज का पारदर्शी और उचित मूल्य दिलाने के लिए संचालित राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम का कार्यान्वयन किस संस्था द्वारा किया जाता है? ए नाबार्ड द्वारा, बी लघु कृषक कृषि व्यवसाय संघ द्वारा, सी भारतीय खाद्य निगम द्वारा या डी एपीडाई द्वारा। किसके द्वारा संचालित किया जाता है? ये किया जाता है, क्रियान्वयन किया जाता है लघु कृषक कृषि व्यवसाय संघ के द्वारा, ऑप्शन बी। इनाम यानी कि नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट एक पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जो मौजूदा एपीएमसी मंडियों को एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार में जोड़ता है। इसे अप्रैल 2016 में लॉन्च किया गया था। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तत्वाधान में एसएफएसी यानी कि स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम इसके कार्यान्वयन की प्रमुख एजेंसी है। 12 नंबर प्रश्न देते हैं, गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर की रोकथाम के लिए निर्मित भारत की पहली स्वदेशी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस यानी एचपीवी वैक्सीन सर्वावैक का निर्माण किस संस्था द्वारा किया गया है? ए भारत बायोटेक के द्वारा, बी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा, सी जायडस कैडिला के द्वारा या डी डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज के द्वारा। किसके द्वारा किया जा गया है? ये किया गया सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। सर्वावैक भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन है। इसे जैविक प्रौद्योगिकी विभाग और बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल के सहयोग से सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे द्वारा तैयार किया गया है। यह 9 से 14 वर्ष की बालिकाओं में सर्वाइकल कैंसर को रोकने में अत्यधिक प्रभावी है। 13 नंबर प्रश्न देते, 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाले 5 वर्ष की अवधि के बीच केंद्र और राज्यों के बीच कर अंतरण यानी टैक्स डिवोल्यूशन की सिफारिशें देने हेतु गठित 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? ए एनके सिंह, बी डॉक्टर अरविंद पनगरिया, सी डॉक्टर वाईवी रेड्डी या डी शक्तिकांत दास। कौन है ये अध्यक्ष इसके 16वें वित्त आयोग के? यह है डॉक्टर अरविंद पनगरिया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगरिया को 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है। 16वां वित्त आयोग 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक के 5 वर्षों के लिए कर राजस्व के वितरण और अनुदान सिद्धांतों का सिफारिश करेगा। कर क्या है? अनुदान सिद्धांतों की सिफारिश करेगा। 14 नंबर प्रश्न देते हैं, भारत में वस्तुओं की कानूनी संरक्षण हेतु भौगोलिक संकेत पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था तथा भारत का पहला जीआई टैग किस उत्पाद को प्राप्त हुआ था? ए 1999 दार्जिलिंग चाय, बी 2005 असम चाय, सी 2001 कांजीवरम साड़ी या डी 2003 अल्फांसो आम को। तो पहले लागू कब हुआ था ये अधिनियम? ये लागू हुआ था 1999 में। पहला जो जीआई टैग मिला था दार्जिलिंग चाय को। भारत में भौगोलिक संकेत जीआई टैग के नियमन के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स एक्ट 1999 में पारित किया गया था, जो सितंबर 2003 में लागू हुआ। पारित हुआ था कब?
1999 में लागू कब हुआ? ये सितंबर 2003 में लागू हुआ। वर्ष 2004-5 में दार्जिलिंग चाय भारत का पहला उत्पाद बनी जिसे आधिकारिक रूप से जीआई टैग प्रदान किया गया। जीआई टैग उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग वाणिज्य मंत्रालय द्वारा 10 वर्षों की अवधि के लिए दिया जाता है। कितने के लिए? 10 वर्ष की अवधि के लिए देता है, ये 10 ईयर्स के लिए। धन्यवाद जी।